फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 2, क्योंकि संविधान का जो भाग 1 है उसे हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। यदि आपने अभी तक संविधान का भाग 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स संविधान का जो भाग 2 है उसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया। फ्रेंड्स ठीक है, किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का उल्लेख। ये प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स बार बार कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में संविधान नागरिकता का उल्लेख है। फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स, जो संविधान का जो भाग 2 है उसमें क्या है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और नागरिकता का जो उल्लेख किया गया फ्रेंड्स, वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया। फ्रेंड्स ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो नागरिकता का जो पहली बार वर्णन किया है, नागरिकता का पहली बार वर्णन किसने किया? अरस्तू ने किया। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नागरिकता का पहली बार वर्णन किसने किया? तो किसने किया? अरस्तू ने किया। फ्रेंड अब देखिए कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल प्रकार की नागरिकता है। देखिए फ्रेंड्स, अन्य देशों में कहीं दोहरी नागरिकता भी है, तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है फ्रेंड्स बार बार कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल प्रकार की। ठीक है, नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है ना, एकल जो भारत की नागरिकता किस प्रकार की? एकल नागरिकता है। और उसे किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जो 5 से लेकर 11 जिसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया, हम इन 5 से लेकर 11 एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे कि 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है और इसी प्रकार 11 में क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आसानी से हम इनका अध्ययन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है अनुच्छेद 5, क्योंकि 5 से लेकर 11 नागरिकता का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 5 पहला आता है। तो अनुच्छेद 5 में है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या लिखा गया है? कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब देखिए फ्रेंड्स कि संविधान का प्रारंभ कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, क्योंकि जब लागू होगा तभी तो प्रारंभ होगा। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान के प्रारंभ में जिसे नागरिकता दी जाएगी, उसे किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी? 3 शर्तों पे नागरिकता दी जाएगी। ठीक है ना, पहला शर्त क्या है फ्रेंड्स? कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए। यदि किसी का जन्म भारत में हो गया है संविधान के प्रारंभ में, तो उसको क्या होगा? भारत की नागरिकता दी जाएगी। दूसरी कंडीशन, यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, यदि भारत में उसके माता पिता का जन्म होता है तो फिर भी उसे क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। या आपके पास तीसरी कंडीशन क्या है? कि संविधान लागू, यानी कि संविधान का लागू कब हुआ? संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने से 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले यदि आप भारत में रह रहे हैं तो फिर क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 5 क्या बताता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, और 3 शर्तों पर नागरिकता दी जाती है। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, या तो संविधान लागू होने से 5 साल पहले वह भारत में रह रहा हो, तो उसको क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ तक 5वां कंप्लीट हो गया। 5वें क्या है? भारत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या है? कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, यानी कि जो पाकिस्तान में हैं और यदि वो भारत में आते हैं तो उनके लिए नागरिकता। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को क्या होगी? नागरिकता दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 6। इसमें लिखा गया है कि 19 जुलाई 1948 नागरिकता के संबंध में भारत सरकार द्वारा परमिट नियम लागू किया गया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नागरिकता के संबंध में परमिट नियम कब लागू किया गया? तो कब किया गया? 19 जुलाई 1948 को नागरिकता के संबंध में भारत सरकार द्वारा परमिट नियम लागू किया गया था। अब देखिए परमिट नियम क्या होता है। यदि आप पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान जाते हैं, या तो भारत से पाकिस्तान से भारत आते हैं, तो वहाँ से क्या करना पड़ेगा? अब आपको परमिट लाना होगा। क्या करना पड़ेगा? परमिट लाना होगा। यदि आप भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं या तो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब से परमिट नियम लागू हुआ है 19 जुलाई 1948 से, तो तब से क्या करना पड़ेगा? आपको परमिट लाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जब परमिट नहीं था तो उस समय यदि पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तो कोई परमिट की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे भारत की नागरिकता दी जाती थी। परंतु क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए
19 जुलाई 1948, आप जानते हैं कि 19 जुलाई 1948 को परमिट नियम लागू किया गया था। तो 19 जुलाई 1948 से यदि कोई पाकिस्तान से भारत आए हैं, कहाँ से, पाकिस्तान से भारत आए हैं, तो कोई परमिट की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है ना। यदि 19 जुलाई 1948 परमिट हुआ, तो यदि उन परमिट नियम से पहले आएंगे तो कोई परमिट की आवश्यकता नहीं होती थी। अब देखिए 19 जुलाई 1948 के बाद 1948 के बाद यदि कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो अब क्या करना पड़ेगा, उसे परमिट लाना पड़ेगा। साथ ही परमिट के 6 महीने के बाद ही उसे भारत की नागरिकता क्या की जा सकती है, दी जा सकती है। भाई देखो 19 जुलाई के बाद कोई पाकिस्तान से भारत आता है, 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक तो परमिट लाना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही जो उसके पास जब परमिट होगा तो 6 महीने उसे इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद क्या किया जा सकता है, उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 6 को आप समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 7 में क्या है। अनुच्छेद 7 में है कि जो भारत से पाकिस्तान गए हैं उन लोगों को नागरिकता, ठीक है ना, भारत से पाकिस्तान गए लोगों को क्या होगी, नागरिकता दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 मार्च 1947 के बाद कोई पाकिस्तान चला गया था, किंतु फिर वो क्या करता है कि भारत आता है, तो उसे 6 महीने के बाद क्या किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन के उपरांत रजिस्ट्रेशन करके भारत की नागरिकता दी जाएगी फ्रेंड्स। तो आपने देखा अनुच्छेद 5 में क्या है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 6 में क्या है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, और अनुच्छेद 7 में क्या है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता। यानी कोई पहले भारत का था और वो क्या करता है, पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान वाले उसको मारते हैं, पीटते हैं, तो वो क्या करेगा, फिर भारत आएगा। अब यदि वो भारत आता है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन करके उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी फ्रेंड्स। ठीक हो गया। तो अनुच्छेद 7 को भी आप आसानी से समझे होंगे। अब देखिए 8 को। अनुच्छेद 8 क्या बताता है फ्रेंड्स कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा, ठीक है ना, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तो। यानी कि भाई मान के चलो कि कोई बच्चा है और उसके माता पिता भारतीय हैं और बच्चा का जन्म विदेश में होता है, तो उसकी स्थिति में भी क्या होगा, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 8 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस अनुच्छेद को विशेष रूप से इसलिए ध्यान में रखा गया था कि वैसे स्वतंत्रता सेनानी, कैसे, वैसे स्वतंत्रता सेनानी जो विदेश में रहकर लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है ना, जो विदेश में लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे ब्रिटेन में इंडिया हाउस की स्थापना, तथा बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस स्थिति में उनका विशेष ध्यान दिया गया। और यदि उनका बच्चा विदेश में होता है, क्योंकि जब वो विदेश में आंदोलन कर रहे थे जिस समय, तो बच्चा होना भी अनिवार्य था, किसी का हुआ होगा बच्चा, तो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने ये विशेष ध्यान में रखा कि भाई जो आंदोलन कर रहे हैं विदेश में रहकर, तो क्या होगा, उनका बच्चा यदि होता तो उनको भी क्या किया जाएगा, यदि उनके माता पिता क्या हैं, भारतीय हैं, उनका वंश भारत का है, तो उसको भी क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी यदि उनके माता पिता भारतीय हैं तो। ठीक हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स, 8 को आसानी से समझे हैं कि भाई ये तो आसान है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा है, यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तो उनको क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 9 को। अनुच्छेद 9 क्या बताता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। यानी कि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता क्या हो गई, समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स कि जो भारत का नागरिक है, यदि वह स्वेच्छा से, ठीक है ना, यदि वो अपनी स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता लेता है तो क्या होगा, भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त की जाएगी। ठीक है, चाहे उसके माता पिता स्वयं भारतीय ही क्यों ना हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यदि उसके माता पिता भारतीय हैं और वह क्या करता है कि विदेश में नागरिकता लेता है, अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो क्या होगा उस कंडीशन में भी कि उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। यदि वह विदेशी नागरिकता लेता है तो फिर उसकी कंडीशन क्या होगी वहाँ पे, चाहे उसके माता पिता भी भारतीय क्यों नहीं हैं, उस स्थिति में भी उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। तो ठीक है, आसानी से समझे आप अनुच्छेद 9 को। अनुच्छेद 9 क्या है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, चाहे उसके माता पिता भी क्या ना हो, भारतीय ही क्यों ना हो। ठीक हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 10 को। अनुच्छेद 10 में है कि नागरिकता का बना रहना,
नागरिकता का बना रहना, कोई आपकी नागरिकता को हनन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जब तक कोई अन्यथा काम ना करे। अब अन्यथा कार्य से क्या मतलब है, ठीक है ना। अनुच्छेद 10 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य नहीं करे। आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई अन्यथा काम नहीं करे। अन्यथा काम से ऐसे है कि आप संसद के अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। यदि आप संसद के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं या आप देश के विरोध में काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगी, आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अन्यथा अनुच्छेद 10 आपको यह अधिकार देता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, कोई आपका अधिकार नागरिकता का हनन नहीं कर सकते, ठीक है। परंतु यदि आप संसद के विरुद्ध काम करते हैं, देश विरोधी काम करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी नागरिकता को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अन्यथा अनुच्छेद 10 साफ साफ लिख रहा है कि नागरिकता का बना रहना है, कोई भी आपकी नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकता है। ठीक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 11 में क्या है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, कि जो नागरिकता संबंधी जो कानून होंगे वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है फ्रेंड्स बार बार कि नागरिकता का कानून कौन बनाती है, तो कौन बनाती है, संसद बनाती है फ्रेंड। अब देखिए, नागरिकता का कानून संसद बनाती है और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि नागरिकता का कानून संसद बनाती है, ठीक है, संसद बनाती है, और संसद का कौन सा मंत्रालय बनाता है, संसद का कौन सा मंत्रालय नागरिकता का कानून बनाता है, तो कौन बनाता है, गृह मंत्रालय बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता का कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाता है फ्रेंड्स। तो आसानी से आपने समझा होगा कि अनुच्छेद 11 में क्या है, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी और संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा, तो गृह मंत्रालय बनाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अब देखिए 5 से लेकर 11 अनुच्छेद आपने आसानी से समझे होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नागरिकता के संबंध में जो पहली बार जो कानून लाया गया था 1955 में, उसको पढ़ते हैं। वो है फ्रेंड्स हमारा नागरिकता अधिनियम 1955। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माना जाता है नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए फ्रेंड्स, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, पहली बार कब लाया गया था, तो 1955 में लाया गया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि नागरिकता का कानून पहली बार कब लाया गया था, तो 1955 में लाया गया था फ्रेंड्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, नागरिकता अधिनियम 1955 5 विधियों से नागरिकता देता है। कितनी विधियों से देता है, 5 विधियों से देता है। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया फ्रेंड्स कि संविधान में कितनी विधियों से नागरिकता ले सकते हैं, संविधान में कितनी विधियों से नागरिकता ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा क आना चाहिए था, नागरिकता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान में कितनी विधियों से नागरिकता ले सकते हैं। तो कितनी विधियों से ले सकते हैं, 5 विधियों से ले सकते हैं। कितनी विधियों से, 5 विधियों से। ये बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये 5 विधियां हैं जिनके आधार पर हम नागरिकता ले सकते हैं, तो ये विधियां कौन कौन सी है, इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स आज हम। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जन्म के आधार पर, ठीक है ना। पहला क्या है, जन्म के आधार पर नागरिकता। देखिए फ्रेंड्स कि इस विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि कहीं का भी है और यदि भारत में उसका जन्म होता है तो क्या होगा, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा ही क्या गया है, 1955 में साफ साफ लिखा है कि जन्म के आधार पे नागरिकता मिलेगी। यदि किसी का भी बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उस स्थिति में क्या होगी, आपको नागरिकता दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस विधि के अनुसार कोई भी भारत में आकर जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। इस विधि का पाकिस्तान दुरुपयोग करने लगा। कौन करने लगा इस विधि का प्रयोग, जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी, तो पाकिस्तान इसका दुरुपयोग करने लगा। वो भारत में आता था और बहुत सारी बीवियाँ रखने लगा। तो बीवियाँ बहुत सारी रखेगा तो बच्चे भी बहुत सारे होंगे, और जब बच्चे बहुत सारे होने लगे तो उनको वो क्या करना लगा, उनको आतंकवादी बनाने लगा, ठीक है ना। अब जब भारत का नागरिक है और वो आतंकवादी होगा तो वो क्या करेगा, भारत का नागरिक होने के बावजूद ही भारत का ये नुकसान करने लग गया, भारत में आतंक फैलाने लगा, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया फ्रेंड्स कि 1986 में जो 1955 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया फ्रेंड। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पहली बार जो 1955 का जो अधिनियम था नागरिकता का, कब उसमें संशोधन किया गया पहली बार, तो 1946 में नागरिकता के कानून में पहली बार क्या किया गया, संशोधन किया गया फ्रेंड्स। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि नागरिकता के कानून में पहली बार संशोधन कब हुआ, 1986 में हुआ।
अब यह नियम बनाया गया कि यदि कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है, ठीक है ना, तो उसके माता या पिता कोई एक क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, तभी वो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। नहीं तो उससे पहले क्या हो रहा था फ्रेंड्स, 1986 से पहले क्या हो रहा था कि मान के चलो कोई इंग्लैंड से आया या कोई अमेरिका से आया, कोई पाकिस्तान से आया, कहीं से भी आया, यदि वो घूमने चाहिए, मान के चलो वो घूमने आ रखे हैं भारत में, अब अचानक किसी का बच्चा हो गया, ठीक है ना, भारत में घूमने आ रखे हैं और भारत में उनका बच्चा हो गया, तो उस बच्चे को क्या मिल जाती थी, भारत की नागरिकता मिल जाती थी। परंतु अब 1986 के बाद उसमें क्या किया गया कि यदि बच्चा जन्म लेता है भारत में, ठीक है ना, भारत में जन्म लेता है, परंतु उसके माता या पिता किसी एक की नागरिकता भारत की होनी चाहिए, ठीक है ना, या तो उसके माता भारत की होनी चाहिए या पिता भारत की होनी चाहिए, तो फिर उसकी नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर इसमें क्या हुआ, 2003 में अधिनियम में जो 1955 का जो अधिनियम है उसमें फिर से संशोधन हुआ। 2003 में क्या हुआ कि नागरिकता के संबंध में कानून में फिर से संशोधन किया गया और यह नियम बनाया गया कि कोई बच्चा, ठीक है, कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उसकी माता या पिता दोनों में से एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, माता या पिता एक भारत की नागरिकता होनी चाहिए। फिर दोनों में क्या होनी चाहिए, दोनों की नागरिकता वैलिड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। यदि माता या पिता भारत के में से किस भारत में कोई एक ही नागरिक है, परंतु माता या पिता दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों माता और पिता दोनों की नागरिकता क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, अन्यथा उसके जो बच्चा जो भारत में जन्म लिया है उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। यदि माता पिता में से एक भारत तो होना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन, माता पिता दोनों की नागरिकता यदि वैलिड है तो फिर भी नागरिकता दी जाएगी उस लड़के को। अब तीसरी कंडीशन है फ्रेंड्स, दूसरी कंडीशन है, पहले तो जन्म के आधार पे, दूसरा है वंश के आधार पे। वंश के आधार पे भारत के लोगों को किस आधार पे नागरिकता मिली, वंश के आधार पे, क्योंकि मेरे पापा भारतीय थे, फिर मेरे दादा भारतीय थे, तो यदि इस आधार पे हमको किस आधार पे मिली, वंश के आधार पे नागरिकता मिली भारत की। अब देखिए, यदि कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है, ठीक है ना, यदि कोई बच्चा विदेश में क्या करता है, जन्म लेता है और उसका माता ना उसका पिता क्या, उसका पिता भारत का नागरिक है, तो उसे भारत की नागरिकता वंश के आधार पर मिलेगी, ठीक है। यदि कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है मान के चलो और उसका पिता क्या है, भारत का नागरिक है, तो उसे क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही थोड़ा असमानता फैला रहा था ये वंश के आधार पे, तो इसमें क्या किया गया कि नागरिकता अधिनियम 1955 में यह कहा गया था कि वंश पिता का होगा। क्या कहा गया था 1955 का जो अधिनियम था कि वंश किसका होगा, पिता का होगा, माता का नहीं। भाई मान के चलो कि कोई किसी का बच्चा विदेश में होता है, किसी जो भारत की महिला है और उसका बच्चा विदेश में जन्म लेता है, ठीक है, और उसका पति कहाँ का है, मान के चलो अमेरिका का है और वो महिला भारत की है, दोनों की भी शादी होगी और उसका जन्म हो गया कहाँ, किसी अन्य देश में हो गया, तो उस स्थिति में क्या नहीं होगा, उस लड़के को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो 1955 का जो अधिनियम था उसमें केवल वंश किसके आधार पर माना गया था, पिता। यदि मान के चलो पिता भारतीय होता और माता अमेरिकन होती, ठीक है, तो उस लड़के को क्या दी जा सकती थी, भारत की नागरिकता दी जा सकती थी। फिर इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1992 में एक फिर से संशोधन हुआ और तब माता का वंश को भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि महिलाओं ने इसमें बिल्कुल इसका विरोध किया, क्योंकि मान के चलो हमारी जो महिला है और उसका बच्चा जन्म ले रहा था अन्य देश में, तो उस बच्चे को क्या नहीं मिल रही थी, नागरिकता नहीं दी जा रही थी, केवल पिता का ही वंश का ही आधार पर उसको नागरिकता दी जा रही थी, माता के वंश पर नहीं दी जा रही थी। तो इस स्थिति में क्या होने लगा फ्रेंड्स, इसका विरोध होने लगा और 1992 में माता का वंश को भी शामिल किया गया। तो अब क्या है कि वंश के आधार पर यदि उसके माता या पिता कोई भारत का एक नागरिक होगा तो उसे क्या की जा सकती है, भारत की नागरिकता दी जा सकती है, अगर बच्चा विदेश में होता है तो, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, वंश के आधार पर आप समझ गए, जन्म के आधार पर भी आपको समझ गए होंगे। वंश आसानी है, बच्चा जन्म लेगा और यदि उसका माता पिता भारत के हैं तो उसे भारत की नागरिकता आसानी से दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, पंजीकरण के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर कितने प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, 5 प्रकार से। तो तीसरा क्या है, पंजीकरण के आधार पर, ठीक है। तो पंजीकरण क्या है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति
कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे 7 साल, कितने साल, 7 साल भारत में रहना होगा। कहीं किताब में ये 5 साल लिखा है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना होगा, 7 साल है ये, ठीक है ना। पंजीकरण के आधार पर कितनी साल में नागरिकता मिलेगी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंजीकरण के आधार पर कितने साल बाद आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, तो 7 साल बाद। कितनी, 7 साल बाद आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। 7 साल आपको पहले रहना पड़ेगा, फिर आपका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा, और इसके बाद आपको क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये आपका पंजीकरण के आधार पर है। दूसरा है देशीकरण के आधार पर। जो चौथा है हमारा आधार, वो क्या है, देशीकरण। अब देशीकरण को आसानी से मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स आपको। देशीकरण की, यदि कोई विदेशी व्यक्ति, ठीक है ना, कोई विदेश का व्यक्ति है और वो भारत में रहना चाहता है, उसे भारत पसंद है, वो भारत में रहना चाहता है, तो देशीकरण के आधार पर क्या क्या होगा कि उसको 10 साल भारत में रहना होगा। कितने साल, 10 साल। ये पूछा जा सकता है कि देशीकरण के आधार पर कितने साल भारत में रहना होगा, तो 10 साल भारत में रहना होगा। और जो हमारी 22 भाषाएं हैं, ठीक है, कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषा को लेकर किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। अब हम बात की हमारी देशीकरण के आधार पर, तो देशीकरण के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी कि 10 साल भारत में रहना होगा, और आपको 22 जो भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा को आपको आनी चाहिए, ठीक है। 22 भाषा में एक भाषा आपको आनी ही चाहिए। साथ ही आपको कला और विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, कला या विज्ञान में आपकी रुचि होनी चाहिए। क्या, कला या विज्ञान में आपका क्या होना चाहिए, विशेष योगदान होनी चाहिए। तो आपको क्या किया जाएगा, देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड, जो देशीकरण में कितनी शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि 10 साल आपको रहना ही होगा भारत में। जब 10 साल आपको पूरे होंगे तो फिर आपको दी जा सकती है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि भाषा आनी चाहिए, जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा आपको आनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि कला एवं विज्ञान में आपका विशेष योगदान होना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, देशीकरण भी आपने समझ लिया। अब है अर्जित भूमि के आधार पर। यदि हम किसी भूमि पर अधिग्रहण कर लेते हैं, उसकी भूमि को जीत जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अर्जित भूमि। यदि हम अन्य देश पर आक्रमण करके उसे जीत करके भारत में मिला लेते हैं, ठीक है। यदि हम मान के चलो हम किसी अन्य देश को जीता, उसको अधिग्रहण कर दिया, वहाँ पर अपने अधिकार जमा लिया, तो उस हिस्से में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उस हिस्से में जो रहने वाले नागरिक हैं, तो उन्हें स्वयं क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी फ्रेंड। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी भारत की नागरिकता, क्योंकि हमने जो उनका क्षेत्र को जीता है, तो वहाँ पर जो जिस हिस्से में जो लोग रह रहे थे, तो उनको आसानी से क्या होगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे उसका उदाहरण क्या है, सिक्किम क्या नहीं था, पहले भारत का हिस्सा नहीं था, तो भारत ने उसको जीता, यानी कि उस पर अधिकार किया, तो सिक्किम में जो लोग रह रहे थे, तो उनको क्या मिला, अर्जित भूमि के आधार पर क्या मिला, भारत की नागरिकता मिली है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, 5 आधार से क्या देता था, नागरिकता देता था। आपने आसानी से समझा होगा। अब देखिए कि नागरिकता समाप्त किस प्रकार से की जा सकती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा 3 आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता कितने आधार से समाप्त की जा सकती है, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कितने आधार से भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ठीक है। तो कितने से की जा सकती है, 3 आधार से की जा सकती है। और क्या आधार है वो, पहला आधार है त्याग से, यदि कोई स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्यागता है। दूसरा बर्खास्त से, और तीसरा है वंचित से, यदि किसी को बर्खास्त किया गया तो उसकी नागरिकता समाप्त होगी। यदि वो वंचित, उसके कुछ डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए तो उस स्थिति में वो वंचित हो गए, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने आसानी से समझा होगा कि नागरिकता किस प्रकार मिलेगी, नागरिकता समापन किस प्रकार से होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस चैनल है। कृपया यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।